जय हिंद आप सभी को एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक नए टॉपिक डेफनेस। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन है डेफनेस इज डिफाइंड एज बाय पार्शियल और कंप्लीट हियरिंग लॉस। ठीक है, तो डेफनेस क्या है? ये पार्शियल या कंप्लीट हियरिंग लॉस है। पार्शियल मतलब आधा या कंप्लीट पूरा हियरिंग लॉस होने को बोलते हैं हम लोग डेफनेस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला डेफिनेशन। फिर दूसरा डेफिनेशन क्या बोल रहा है कि डेफनेस इज डिफाइंड बाय हियरिंग इम्पेयरमेंट। हियरिंग इम्पेयरमेंट कैसे? रेंजेस फ्रॉम माइल्ड डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग वर्ड्स और साउंड, इट कैन अफेक्ट द कम्युनिकेशन, सोशल एक्टिविटीज़ एंड वर्क एक्टिविटीज़। ठीक है, तो डेफनेस क्या है? हियरिंग इम्पेयरमेंट है। रेंज इसका कहाँ से करता है? माइल्ड डिफिकल्टी, थोड़ी डिफिकल्टी होना किसमें? बोलने में, सुनने में और वर्ड्स को इंटरप्रेट करने में। ठीक है, देन ये इफेक्ट कर सकता है आपका कम्युनिकेशन स्किल्स को, सोशल एक्टिविटीज़ एंड वर्क एक्टिविटीज़ को। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरा डेफिनेशन। पहले डेफिनेशन में हम लोगों ने देखा कि ये पार्शियल या कंप्लीट हियरिंग लॉस हो जाता है। ठीक है, और इससे क्या है? और दूसरा डेफिनेशन में हम लोगों ने देखा कि ये हियरिंग इम्पेयरमेंट है जो रेंज करता है माइल्ड डिफिकल्टी, थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है आपको सुनने समझने में और वर्ड्स इंटरप्रेट करने में, बट धीरे धीरे ये आपकी कम्युनिकेशन स्किल, सोशल एक्टिविटीज़ और वर्क एक्टिविटीज़ को भी इफेक्ट करने लगती है। ठीक है, तो ये दोनों डेफिनेशन क्लियर है। आगे हम लोग बढ़ते हैं इसकी एज ग्रुप इफेक्टेड। एज ग्रुप इफेक्टेड में हो जाते हैं ओल्डर अडल्ट, स्पेशली ओल्डर अडल्ट इफेक्टेड रहते हैं। ठीक है, देन सीवियरिटी ऑफ द हियरिंग लॉस, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला आप लोग याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। तो हु रिकमेंडेड द फॉलोइंग डिग्रीज ऑफ द हियरिंग लॉस? ठीक है, माइल्ड, मॉडरेट, मॉडरेटली सीवियर, सीवियर और प्रोफाउंड। ठीक है, तो माइल्ड में हो जाता है बिटवीन 25 to 40 डेसिबल्स, मॉडरेट में हो जाता है बिटवीन 41 to 55 डेसिबल्स, मॉडरेटली सीवियर हो जाते हैं बिटवीन 56 and 70 डेसिबल्स, सीवियर हो जाता है 71 to 90 डेसिबल्स, देन प्रोफाउंड हो जाता है 91 और ग्रेटर। ठीक है, तो ये कुछ सीवियरिटी ऑफ हियरिंग लॉस हु ने रिकमेंड किए हैं। ठीक है, तो ये 5 आप लोग याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट रहता है। देन इसका क्लासिफिकेशन, इसमें 3 टाइप्स हमें देखने को मिलेंगे: कंडक्टिव हियरिंग लॉस, सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस एंड मिक्स्ड हियरिंग लॉस। ठीक है, तो सबसे पहला है कंडक्टिव हियरिंग लॉस। तो कंडक्टिव हियरिंग लॉस में क्या है? अ कंडक्टिव हियरिंग इम्पेयरमेंट इज एन इम्पेयरमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम डिसफंक्शन इन कंडक्शन ऑफ द साउंड वेव्स। ठीक है, थ्रू आउटर ईयर, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और द बोन्स ऑफ द मिडिल ईयर। ठीक है, तो ये कंडक्टिव हियरिंग इम्पेयरमेंट कैसा हो रहा है? ये क्यों हो रहा है? क्योंकि डिसफंक्शन हो रहा है। ठीक है, इम्पेयरमेंट हो रहा है किसमें? कंडक्शन ऑफ द साउंड वेव। साउंड वेव्स आपकी ट्रांसमिट नहीं हो पाती है कंडक्टिव हियरिंग लॉस में। कहाँ से? आउटर ईयर, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और बोन्स ऑफ द मिडिल ईयर। ठीक है, तो ये वाला आप लोग पॉइंट याद रखना, कंडक्टिव हियरिंग लॉस हो जाता है क्योंकि साउंड वेव्स ट्रांसमिट नहीं हो पा रही है, आपकी आउटर ईयर से ही ट्रांसमिट नहीं हो पा रही है अंदर इनर तक। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आप लोग याद रखना। इसकी कॉजेज़ क्या क्या है? एक्सटर्नल ईयर में अगर हम लोग देखें कंडक्टिव हियरिंग लॉस की कॉजेज़, तो वो हो जाती हैं इम्पैक्टेड सेरुमन। ठीक है, मतलब ईयर वैक्स, देन फॉरेन बॉडीज इन द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनल, फॉरेन बॉडीज का प्रेजेंस होना या तो ट्यूमर होना ईयर कैनल का। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल ईयर की कॉजेज। मिडिल ईयर में हम लोग देखें तो उसमें है एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, सेरस ओटाइटिस मीडिया। ठीक है, देन टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशंस, ये हो जाना मिडिल ईयर में। देन इनर ईयर में सीवियर ऑटोस्क्लेरोसिस। ऑटोस्क्लेरोसिस आपकी इफेक्ट करती है स्टेप्स को। ठीक है, ये स्टेप्स को डैमेज करती है। जो हमारे मिडिल ईयर में 3 टाइनी बोन्स होते हैं ना, मेलियस इनका स्टेप्स, तो स्टेप्स को ये इफेक्ट करती है। तो ये अगर हो गया तो फिर ये भी इफेक्ट करेगा आपका कंडक्टिव हियरिंग लॉस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉजेस, वो भी कंडक्टिव हियरिंग लॉस का। तो कंडक्टिव हियरिंग लॉस के बाद फिर से हम लोग रिव्यू कर लेते हैं। कंडक्टिव हियरिंग लॉस क्या है? ये किस लिए हो जाता है? डिसफंक्शन। डिसफंक्शन किसका? कंडक्शन ऑफ साउंड वेव्स। इसमें साउंड वेव्स ट्रांसमिट नहीं हो पाती है, आउटर ईयर से ही आपकी साउंड वेव्स ट्रांसमिट नहीं हो पाती है। ठीक है, टू द इनर ईयर। इसकी कॉजेज हम लोगों ने देखा एक्सटर्नल, मिडिल और इनर ईयर में डिफरेंस करके। हम बढ़ते हैं सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस में क्या है? अ सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस इज वन रिजल्टिंग from the dysfunction in the inner ear, vestibulocochlear nerve and central processing center of the brain। इसमें सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस में आपकी इनर ईयर इफेक्ट होती है। ठीक है, डिसफंक्शन कहाँ हो रही है? इनर ईयर में, वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व में। ठीक है, और सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर ऑफ द ब्रेन।
ठीक है। तो ये 3 जगह आपको इस इम्पेयरमेंट देखने को मिलेगी। कंडक्टिव में हम लोगों ने देखा कि वहाँ पे सिर्फ आउटर ईयर से ही आपकी साउंड वेव्स ट्रांसमिट नहीं हो पा रही है, बट सेंसरी न्यूरल में ठीक है, आउटर में ठीक है, मिडिल में ठीक है, इनर में प्रॉब्लम है, इनर ईयर, वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व में और सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर ऑफ द ब्रेन में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेंसरी न्यूरो हियरिंग लॉस। इसकी कुछ कॉजेज देखेंगे हम लोग। फर्स्ट है एबनॉर्मलिटीज इन द हेयर सेल्स ऑफ द ऑर्गन ऑफ कॉटी। ठीक है, तो हेयर सेल्स प्रेजेंट होते हैं ऑर्गन ऑफ कॉटी में, तो उसमें कुछ एबनॉर्मलिटीज़ होने से हो जाती है। ठीक है, ये सेंसरी न्यूरो हियरिंग लॉस। देन इम्पेयरमेंट इन द वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व, वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व की इम्पेयरमेंट होना, ऑडिटरी एरिया ऑफ द ब्रेन में इम्पेयरमेंट होना। देन कॉन्जेनिटल में कॉजेज क्या क्या हो जाती है, लैक ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कॉक्लिया, सही से डेवलपमेंट ना होने से ये होती है। दूसरा आ जाता है जेनेटिक्स, तो जेनेटिक्स भी इसे लीड कर सकती है। सेकेंड आ जाता है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड में हम लोगों ने देखेंगे कि एजिंग भी लीड कर सकती है, सर्टेन ड्रग्स, चाइल्डहुड एंड कॉन्जेनिटल इन्फेक्शंस भी लीड कर सकती है, या फिजिकल ट्रॉमा को चोट लग जाने से, या तो ऑटो इम्यून डिजीज़। ठीक है, तो ये हो जाता है एक्वायर्ड। हम लोग बढ़ते हैं आगे मिक्स्ड हियरिंग लॉस में। तो मिक्स्ड हियरिंग लॉस क्या है? मिक्स्ड हियरिंग लॉस रिजल्ट्स ड्यू टू द बोथ सेंसरी न्यूरल एंड कंडक्टिव हियरिंग लॉस। ये क्यों हो जाता है? ड्यू टू बोथ सेंसरी न्यूरल एंड कंडक्टिव हियरिंग लॉस, ये दोनों के कारण मिक्स्ड हियरिंग लॉस हो सकते हैं। इसमें टाइप्स है सेंट्रल हियरिंग लॉस और फंक्शनल और साइकोजेनिक हियरिंग लॉस। ठीक है, तो सेंट्रल हियरिंग लॉस में क्या हो जाता है कि सीएनएस इज अनेबल टू ट्रांसमिट द साउंड वेव्स। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो ब्रेन है, ठीक है, वो ब्रेन इंटरप्रेट नहीं कर सकेगा आपका साउंड वेव्स को। ठीक है, कुछ ऐसे कॉजेज है जैसे कि ट्यूमर हो जाना, या तो सेरेब्रल वास्कुलर एक्सीडेंट्स। ट्यूमर कहाँ? ब्रेन में, या सेरेब्रल वास्कुलर एक्सीडेंट्स हो जाना। ठीक है, सेरेब्रल वास्कुलर एक्सीडेंट्स मतलब स्ट्रोक। ठीक है, तो ये हो गया सेंट्रल हियरिंग लॉस। एंड फंक्शनल हियरिंग लॉस में कॉज हो जाते हैं इमोशंस या स्ट्रेस। ठीक है, तो ये भी लीड कर सकती है आपके मिक्स्ड हियरिंग लॉस को। तो ये कुछ इसके टाइप्स हैं। तो मिक्स्ड हियरिंग लॉस क्यों होते हैं? या तो ये बहुत सेंसरी न्यूरल और कंडक्टिव हियरिंग लॉस दोनों को मिला के ये मिक्स्ड हियरिंग लॉस होता है। इसमें 2 टाइप्स है, सेंट्रल हियरिंग लॉस और फंक्शनल साइकोजेनिक हियरिंग लॉस। सेंट्रल हियरिंग लॉस में क्या हो जाता है? सीएनएस ट्रांसमिट नहीं कर पाएगा साउंड वेव्स को। ठीक है, और ये कॉजेज क्या है इसके? हो जाते हैं ट्यूमर या तो सेरेब्रल वास्कुलर एक्सीडेंट। और फंक्शनल हियरिंग लॉस में हो जाते हैं इमोशंस या स्ट्रेस। ठीक है, तो ये हो गया मिक्स्ड हियरिंग लॉस। आगे हम लोग बढ़ते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी में। तो पैथोफिजियोलॉजी में सबसे पहले क्या हो जाता है? ड्यू टू इटियोलॉजिकल कॉजेज। यहाँ पे पूरे कॉजेज आप लोग लिख लेना जो अभी आप लोगों ने लिखा होगा। ठीक है, इससे क्या लीड हो रहा है? डिसऑर्डर्स ऑफ द मिडिल और इनर ईयर। डिसऑर्डर हो रहा है मिडिल और इनर ईयर का। ठीक है, जिससे क्या हो रहा है? डिसरप्शन ऑफ द न्यूरल ट्रांसमिशन ऑफ द साउंड वेव्स फ्रॉम द इनर ईयर टू द ब्रेन लीडिंग टू द डेफनेस। अब क्या हो रहा है? अब डिसरप्शन हो रहा है, आपका साउंड वेव्स ट्रांसमिट नहीं हो पा रहे हैं इनर ईयर टू द ब्रेन लीडिंग टू द डेफनेस। ठीक है, तो ये सिंपल पैथोफिजियोलॉजी है। ड्यू टू इटियोलॉजिकल कॉजेज क्या हो रहा है? डिसऑर्डर हो रहा है मिडल और इनर ईयर का, जिससे क्या हो रहा है? डिसरप्शन हो रहा है न्यूरल ट्रांसमिशन ऑफ द साउंड वेव्स फ्रॉम द इनर ईयर टू द ब्रेन लीडिंग टू द डेफनेस। ठीक है, तो ये पैथोफिजियोलॉजी क्लियर है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं इसकी कुछ रिस्क फैक्टर्स। रिस्क फैक्टर्स में आ जाते हैं जीरियाट्रिक्स। सबसे पहले तो जीरियाट्रिक्स मतलब ओल्ड एज, देन ट्रॉमा। ठीक है, कुछ चोट लग जाना, एक्सपोज टू द नॉइस पॉल्यूशन लीड कर सकती है, ईयर इन्फेक्शंस, टिम्पैनिक परफोरेशन हो जाना, या तो जेनेटिक्स या तो एक्सपोजर टू ऑटोटॉक्सिक एजेंट्स। ठीक है, ऑटोटॉक्सिक एजेंट्स का मतलब है कुछ ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो आपकी ईयर को अफेक्ट कर रही हैं। ठीक है, तो उसे ऑटो मतलब हो जाता है ईयर। ठीक है, और टॉक्सिक एजेंट्स जो अफेक्ट कर रही है आपकी ईयर को। तो ये कुछ रिस्क फैक्टर्स हमें देखने को मिलेंगे। देन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में क्या क्या देखने को मिलेगी? सबसे पहले टिनिटस, रिंगिंग सेंसेशंस ईयर में होने को लगेगी, देन वर्टिगो, देन डिजीनेस, इनएबिलिटी टू हियर इन ग्रुप में हमें सुनाई नहीं देगा सही से, देन सोशल विड्रॉल हो जाना, ऑटोमेटिकली आइसोलेशन होने लगेगा। ठीक है, इंडिविजुअल को। देन कांस्टेंट नीड ऑफ क्लैरिफिकेशन ऑफ द कन्वर्सेशंस, मतलब कंटिन्यूअसली क्लैरिफिकेशन चाहिए कन्वर्सेशन का, मतलब बार बार बोलने की ज़रूरत पड़ेगी एक ही बात को, ताकि आगे वाले समझ सके अच्छे से। ठीक है, तो ये हो जाता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। आगे बढ़ते हैं हम लोग इसकी डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस में। सबसे पहला आ जाता है हिस्ट्री कलेक्शन। हिस्ट्री कलेक्शन है पेशेंट की चीफ कंप्लेंट्स हम लोग लेंगे, देन पेशेंट्स की प्रेजेंट पास मेडिकल सर्जिकल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री। ठीक है, प्रीवियस कोई इन्फेक्शंस था कि नहीं, ये सब हम लोगों ने पूछना है। उसके बाद आता है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या करना? टू डिटेक्ट एनी डिस्चार्ज इम्पैक्टेड सेरुमेन।
कोई डिस्चार्ज है कि नहीं, इम्पैक्टेड सेरुमेन है कि नहीं, इन्फ्लेमेशन है कि नहीं, फॉरेन बॉडीज़ का प्रेजेंस है कि नहीं, हमें कहाँ देखना है, एक्सटर्नल लेयर में एग्जामिन करना है। देन टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में हम लोग क्या एग्जामिन करना है, उसकी ट्रांसपेरेंसी कैसी है, इंटीग्रिटी कैसी है और स्कारिंग कुछ है कि नहीं, वो हमें देखना है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन। देन आ जाता है वेबर टेस्ट। वेबर टेस्ट में क्या होता है, इट कैन डिटेक्ट द यूनिलैटरल कंडक्टिव हियरिंग लॉस एंड सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस। यूनिलैटरल मतलब एक तरफ, ठीक है। तो ये वेबर टेस्ट मैं इमेजेस के थ्रू दिखाऊंगी कैसे ये टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है, ये डिटेक्ट करता है यूनिलैटरल एक तरफ कंडक्टिव हियरिंग लॉस और सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस, ये दोनों डिटेक्ट कर लेता है वन साइड। ठीक है, देन रिने टेस्ट में क्या हो जाता है, इट इज़ यूज्ड फॉर द क्विक स्क्रीनिंग फॉर द प्रेजेंस ऑफ द कंडक्टिव हियरिंग लॉस। ये स्पेशली कंडक्टिव हियरिंग लॉस को डिटेक्ट करता है स्क्रीनी टेस्ट। ठीक है, मैं इमेजेस इन दोनों की डालूंगी कैसे ये होता है करके। ठीक है, आप लोग देख लेना, आप लोग को बेटर समझ में आएगा। देन आता है टिम्पैनोग्राम। टिम्पैनोग्राम में क्या जाता है, इट गिव्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द एयर प्रेशर एंड द ईयर कैनल, मूवमेंट ऑफ द ईयर ड्रम एंड टाइनी बोन्स। ठीक है, तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस के थ्रू हमें पता दिखाता है कि कनेक्शंस कैसे क्या हैं ईयर कैनल में, ईयर ड्रम में और टाइनी बोन्स में। ठीक है, तो ये हमें कनेक्शंस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू दिखाता है कि कैसे ये कनेक्शंस है एयर प्रेशर इन द ईयर कैनल, मूवमेंट ऑफ द ईयर ड्रम एंड टाइनी बोन्स। ठीक है, तो ये भी मैं इमेजेस डाल दूंगी इसकी टिम्पैनोग्राम की। ठीक है, तो ये हो जाती है हमारी फिजिकल एग्जामिनेशन। आगे हम लोग बढ़ते हैं इसकी मैनेजमेंट की ओर। सबसे पहले मैनेजमेंट में है मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में आ जाता है सबसे पहले एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स में देंगे हम लोग क्या, टेट्रासाइक्लिन, इट इनहिबिट्स द बैक्टीरियल ग्रोथ। ठीक है, देन सेरुमिनोलाइटिक्स हम लोग देंगे सेरुमिन को तोड़ने के लिए। हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये क्या करता है, थिन, ये सॉफ्टन करता है ईयर वैक्स को। ठीक है, देन कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्या है, प्रेडनिसोन। ठीक है, ये स्टेरॉइड्स है तो इन्फ्लेमेशन आपको कम करेगा। बढ़ते हैं हम लोग इसके सर्जिकल मैनेजमेंट में। सर्जिकल मैनेजमेंट में हियरिंग एड्स जो हमें कान में लगाते हैं ना मशीन, वो हो जाती है हियरिंग एड्स। इसको हम लोग डिटेली पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, हियरिंग एड्स के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो ये हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, आगे वीडियोज़ में देखेंगे। देन स्टेपिडेक्टोमी। स्टेपिडेक्टोमी में क्या होता है, इसमें एक्टोमी स्टेप्स की रिमूवल होती है। स्टेप्स जो टाइनी बोन होते हैं मिडिल ईयर में, मेलिस इनका स्टेप्स, तो स्टेप्स को रिमूव कर दिया जाता है क्योंकि वो ऑटोस्क्लेरोसिस से इफेक्ट हो जाता है। ऑटोस्क्लेरोसिस आपका कंडीशन है जो स्टेप्स को इफेक्ट करता है, तो वो जब इफेक्ट करेगा वो लीड करेगा हियरिंग लॉस को। तो इसमें क्या हो जाता है, स्टेप्स को ही रिमूव कर दिया जाता है। देन आ जाता है कॉक्लियर इम्प्लांट्स। कॉक्लियर इम्प्लांट्स में क्या हो जाता है, इसमें आपकी न्यू पाथवे इसमें क्रिएट किया जाता है। मैं इमेजेस डाल दूंगी कैसे ये कॉक्लियर इम्प्लांट्स होते हैं। इसमें क्या हो जाता है, न्यू पाथवे क्रिएट होता है जिससे आपकी आउटर ईयर से डायरेक्ट इनर ईयर में आपके साउंड वेव्स ट्रांसमिट हो जाएंगे। देन आता है मिडिल ईयर इम्प्लांट्स। मिडिल ईयर इम्प्लांट्स में क्या हो जाता है, मिडिल ईयर इम्प्लांट्स में आपका मिडिल ईयर टू इनर ईयर आपकी साउंड वेव सही से ट्रांसमिट हो जाए, उसके लिए मिडिल ईयर इम्प्लांट्स यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये मैं इमेजेस आपको डाल दूंगी कैसे ये इम्प्लांट्स होते हैं करके, तो आप लोग देख लीजिएगा, आपको बेटर समझ में आएगा। देन आ जाते हैं इसके सर्जिकल मैनेजमेंट में हम लोग को लिखना है प्री ऑपरेटिव प्रोसीजर, इंट्रा ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव। तो प्री ऑपरेटिव प्रोसीजर में सबसे पहले आ जाता है हिस्ट्री कलेक्शन। हिस्ट्री कलेक्शन करना है, यहाँ मैंने काट दिया है बट आप लोग लिखना हिस्ट्री कलेक्शन। देन आता है फिजिकल एग्जामिनेशन। आता है एजुकेट पेशेंट अबाउट द सर्जरी प्रोसीजर। ठीक है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस बताने हैं। देन कंसेंट शुड बी टेकन बिफोर द सर्जरी। ठीक है, कंसेंट हमें लेना है पेशेंट का। देन विद द एडवाइस ऑफ द डॉक्टर कीप पेशेंट एट NPO एंड एजुकेट अबाउट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। अगर डॉक्टर ने एडवाइस किया तो नील पर ओरल पेशेंट को रखना है, उसके भी एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस पेशेंट को बताने हैं। देन वी हैव टू चेक द वाइटल साइंस, स्किन प्रिपरेशन करना है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एंटीबायोटिक्स करना है एज पर द डॉक्टर्स ऑर्डर। देन आर्टिकल्स वी हैव टू अरेंज। ओके, तो ये हो गया हमारा प्री ऑपरेटिव प्रोसीजर। देन आ जाते हैं हमें इंटर ऑपरेटिव में। इंटर ऑपरेटिव में क्या है, ऑब्जर्वेशन ऑफ द पेशेंट्स वाइटल साइंस थ्रू आउट द OT। तो ऑब्जर्वेशन करना है पेशेंट्स का वाइटल साइंस। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है और यही हमारा वन एंड फॉरमोस्ट गोल है इंटर ऑपरेटिव में। ठीक है,
देन आ जाते हैं पोस्ट ऑपरेटिव प्रोसीजर में। इसमें क्या करना है, पोजीशन करना है पेशेंट को कंफर्टेबली, देन वाइटल साइंस मॉनिटर करना है क्योंकि यही मेन है यहाँ पे गोल, स्टेबल करना है वो लोग के इंडिविजुअल का वाइटल साइंस। देन एंटीबायोटिक एडमिनिस्ट्रेशन करना है, एनाल्जेसिक एडमिनिस्ट्रेशन करना है एज पर डॉक्टर्स ऑर्डर, केप ड्राई, ठीक है, वुंड को ड्राई रखना है। और इसमें और एक है कॉम्प्लिकेशंस, हमें देखना है कि कुछ ब्लीडिंग वगैरह ना हो, इन्फेक्शंस ना हो, तो ये सब हमें ध्यान रखना है पोस्ट ऑपरेटिव केयर में। देन नर्सिंग मैनेजमेंट में नर्सिंग डायग्नोसिस है। नर्सिंग डायग्नोसिस आप लोग भी अगर अपने से ट्राई करोगे तो बेटर रहेगा, तो आप लोग भी ट्राई करना। मैं यहाँ पे कुछ बता देती हूँ 5। सबसे पहला आ जाता है डिस्टर्ब ऑडिटरी परसेप्शन रिलेटेड टू द हियरिंग इम्पेयरमेंट, ठीक है, एज एविडेंस्ड बाय अनेबल टू रेस्पॉन्ड टू द कमांड, ठीक है। तो ये हो गया पहला। इम्पेयर्ड वर्बल कम्युनिकेशन रिलेटेड टू द इम्पेयर्ड हियरिंग एज एविडेंस्ड बाय द डिक्रीज कम्युनिकेशन। Then impaired social interaction related to the inability to hear as evidenced by poor attention. Then disturbed body image related to the altered ear function as evidenced by withdrawal of the patient. ठीक है. Then anxiety related to hospitalization as evidenced by irritability. Knowledge deficit related to management as evidenced by frequent questioning by the patient. ठीक है. तो ये हो गया नर्सिंग डायग्नोसिस। ये 5 नर्सिंग डायग्नोसिस मैंने फॉर्मुलेट किया है, तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, आप लोग को भी बेटर समझ में आएगा। कहीं दिक्कत हुआ तो आप लोग कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो, मैं आप लोग को क्लियर कर दूँगी, और यहाँ से भी आप लोग आइडिया ले सकते हो। तो ये थी हमारी आज की टॉपिक डेफनेस। तो इसमें मेन इंपॉर्टेंट आपकी डेफिनेशन हो जाती है, एज ग्रुप क्या अफेक्ट हो रही वो हो जाती है, सीवियरिटी आपकी हियरिंग लॉस की हो जाती है, उसकी क्लासिफिकेशन जो 3 मैंने बताया, कंडक्टिव, सेंसरी, न्यूरल, मिक्स्ड, वो हो जाती है, ठीक है। तो ये सब आप लोग देख लेना, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। होप आप लोग को समझ में आ गई होगी कि डेफनेस कंडीशन क्या है, इसमें क्या हो रहा है, ठीक है। अगर कहीं भी आप लोग को डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँगी। और दोस्तों अगर आप लोग चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लेना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर से लाइक कर लेना और अपने दोस्तों में भी शेयर कर लेना। फिर मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में विद न्यू डिजीज़ कंडीशन। तब तक के लिए जय हिंद।